नमस्कार। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर एस के पाठक जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में मेरे सह पैनलिस्ट प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी सर, प्रोफेसर प्रिंस जेम्स। अच्छा लग रहा है आप लोगों की बातें सुनकर। मेरा कार्य कुछ काफी आसान हो गया है, क्योंकि जो मेरे से पहले स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत सारी चीज कोविड-19 की कवर कर ली है। तो मुझे विषय है वो है कोविड-19 और वैस्कुलर एक्सीडेंट से कैसे करें बचाव। जब मुझे ये विषय दिया गया तो मैंने एस के पाठक सर से पूछा, सर ये आपके टारगेट ऑडियंस कौन है? तो सर ने बोला कि टारगेट ऑडियंस जनरल पब्लिक है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है। तो मैंने कोशिश की कि मैं जितना अच्छे रूप में, अपनी सहज और सरल रूप से अपनी चीजों को कहूं और आम जनता को जो बातें समझ में आए, मैं उसी माध्यम को प्रयोग करूंगा, वैसे ही शब्दों का प्रयोग करूंगा। और तो पहले जो हम लोग बात करना चाहेंगे, कोविड-19 और एक्सीडेंट से कैसे करें बचाव। वैस्कुलर एक्सीडेंट से हम समझते हैं, वैस्कुलर एक्सीडेंट से बहुत सारी चीजें मन में आती हैं, जैसे स्ट्रोक जब ब्रेन पे हमारा उसका असर होता है तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। अगर वही चीज हमारे हार्ट पे असर देती है तो हम हार्ट अटैक कहते हैं। और भी वैस्कुलर अटैक के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कोई कोगुलेशन हो गया, ब्लड क्लॉट कर गया, जिसके चलते सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो मोटे तौर पे अगर आज मैं इस 10 से 15 मिनट के अपने समय में जो बातों पे कवर करना चाहता हूं वो ये है कि कोविड-19 से कैसे वैस्कुलर इवेंट्स की प्रॉब्लम बढ़ती है, और जो मरीज जो ऑलरेडी जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या जिन्हें स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, उनमें कोविड-19 का क्या रिलेशन हो सकता है, वो कैसे अपनी चीजों को बचा सकते हैं। तो अभी डॉक्टर सर बात कर रहे थे कि डबल मास्क और ये बीमारी काफी लंबे समय तक रहने वाली है और हमें ऐसे ही चीजों से, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से चीजों को कवर करना पड़ेगा। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी वो प्रोफेसर प्रिंस जेम्स सर ने जो बात बहुत अच्छे से हाईलाइट की कि वैक्सीनेशन इज द की। वैक्सीनेशन इज द की मतलब जितना वैक्सीन उतनी फास्ट हम अपने इकोनॉमी को ओपन करेंगे। जैसे मैं आज सीडीसी की गाइडलाइंस देख रहा था, सीडीसी मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल बोलते हैं, ये है ये बहुत साइंस मेडिकल आती है वहीं से ज्यादा। वैक्सीनेट हो गए हैं, बस में वैक्सीनेट लोग मिल रहे हैं तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेट लोग अगर एक पार्टी कर रहे हैं तो वो पार्टी कर सकते हैं। अब चाहिए कि वैक्सीनेशन के ड्राइव को जितना फास्ट हो, वैक्सीनेशन रेट्स जितना फास्ट हो अपने कंट्री में, वही हमारी इकोनॉमी को ओपन करने के लिए बहुत लाभदायक है। अब वैस्कुलर एक्सीडेंट में जब पहले में आते हैं हम लोग स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक का रिस्क, जैसा हमें पता है कि एज से ज्यादा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। अब स्ट्रोक का रिस्क अगर एज से बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि कोविड-19, जैसा आपको पता चला होगा कि पिछले साल जब कोविड-19 की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो जिनका एज ज्यादा था उनमें मॉर्टेलिटी ज्यादा थी, तो दैट वाज ए रिस्क फैक्टर। मतलब हमने कोई भी बीमारी में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिससे उस बीमारी की मॉर्टेलिटी, मतलब अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन उन लोगों को हो तो उससे मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो उसमें एक रिस्क फैक्टर देखा गया एज। तो देखा गया एज अगर 60 साल के ऊपर है तो मृत्यु दर उनमें ज्यादा थी। वैसे ही अगर एज ज्यादा है तो स्ट्रोक की भी रिस्क ज्यादा है। तो हम एज तो कम नहीं कर सकते, अगर किसी की एज जो है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हम बचा सकते हैं? अगर मान लीजिए डायबिटीज है तो डायबिटीज भी रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए, डायबिटीज भी रिस्क फैक्टर है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। हाँ, अगर हम डायबिटीज कंट्रोल रखते हैं, शुगर को कंट्रोल वैल्यू में रखते हैं, तो हम वैस्कुलर एक्सीडेंट से बच सकते हैं, हम स्ट्रोक से बच सकते हैं, हम हार्ट अटैक के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो
कोविड में ये देखा गया कि जिनकी उम्र ज्यादा है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें और भी कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि लंग्स की बहुत सारी प्रॉब्लम, उनमें रिस्क है मृत्यु की ज्यादा। तो हमारे पास ऑप्शन में है कि अगर जो चीज बीमारियों के तौर पे, जैसे हार्ट की बीमारी अगर है पहले से, तो जो उसकी दवाई है उसे हमें प्रॉपर लेते रहना चाहिए। अगर हम दवा नहीं ले रहे हैं और खाली कोविड कोविड की बातें सोच रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। जो आपकी बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ब्लड प्रेशर की दवा आपको खाते रहना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर को उचित कंट्रोल रखना पड़ेगा। कई लोग फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर है, वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर साहब हमें हार्ट अटैक हुआ था कुछ महीने पहले, हम वैक्सीन लगा सकते हैं कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं है इस सब चीजों में। ये सारी चीजें, आप जो भी मेडिकल कंडीशन थी, जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप पहले से, जिसको क्रॉनिक इलनेस बोलते हैं, जिसके लिए आप लंबे समय तक दवाएं लेते हैं, उसकी दवाएं आपको कंट्रोल हमेशा चलती रहती है, उसको कंट्रोल लेवल पे आपको रखना पड़ेगा, मतलब दवाओं को बंद नहीं करना है। तो वैस्कुलर एक्सीडेंट से बचने का सबसे पहला उपाय यह है कि आपकी जो भी बीमारियां पहले से हैं उसके लिए वो दवाइयां आप बंद ना करें और उसको लेते रहें। खाली दवा लेना एक काम होता है, दवा से कितना वो चीजें कंट्रोल हो रही है वो भी जानना जरूरी है। तो कैसे हम जानेंगे? अगर शुगर के मरीज हैं तो हम अपनी शुगर के वैल्यूज को चेक करते हैं कि हमारे खाली पेट कितना शुगर है, खाना खाने के 2 घंटे बाद कितना है, 3 महीने का शुगर का एवरेज कैसा है। तो ये पैरामीटर्स हैं। आप अपने डॉक्टर की सलाह से, जो आपके चिकित्सक हैं, जो आपको शुगर की दवाई बता रहे हैं, उनसे आप अपने मेडिसिन को मॉडिफाई कराते हैं जिससे आपके शुगर के वैल्यूज कंट्रोल रहते हैं। तो अब अगर आप टैबलेट ले रहे हैं शुगर के लिए या इंसुलिन ले रहे हैं, टारगेट ये है कि शुगर कंट्रोल रहना चाहिए। दूसरा चीज, ब्लड प्रेशर की दवाइयां जब स्टार्ट कोविड-19 लास्ट ईयर में जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी ब्लड प्रेशर की दवाइयों की शुरू हुई कि एस इनहिबिटर्स, एआरबी, ये एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में यूज किया जाता है। और इसके लिए बातें उठी कि क्या ये कोविड के मरीजों में इसको लिया जा सकता है कि नहीं। लेकिन फिर ये काफी बड़ी बड़ी स्टडीज में देखा गया कि नहीं, इन दवाओं से कोई हार्म नहीं है और ब्लड प्रेशर की दवा जो भी आप, जिससे आपका कंट्रोल चल रहा था, उसको कंटिन्यू रखना है। एस इनहिबिटर भी अगर आप ले रहे हैं या एआरबी ले रहे हैं, जैसे टेलमिसार्टन ले रहे हैं, एस इनहिबिटर मतलब जैसे रैमिप्रिल आप ले रहे हैं, मैं मॉलिक्यूल का नाम बता रहा हूं, तो उसको आपको बंद नहीं करना है। अब कोविड-19 के चलते आपको क्या स्ट्रोक का प्रॉब्लम होने का ज्यादा चांस है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोविड-19 होने से स्ट्रोक, कोविड-19 से स्ट्रोक की प्रॉब्लम इतनी कॉमन भी नहीं है। जैसे मेरे से पहले पैनलिस्ट ने बताया कि कोविड-19 से सबसे कॉमन चीजें हैं बुखार आना, सांस की प्रॉब्लम होना, टेस्ट का जाना, पेट खराब होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। स्ट्रोक जो है होना, ये कॉमन सिम्टम्स नहीं है, ये अनकॉमन सिम्टम्स है। तो इसके लिए स्ट्रोक के हमें सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि मरीज कहेगा कि हमें शरीर के एक हिस्से में कमजोरी जैसी लग रही है, कुछ भी बदलाव उसके पावर में लग रहा है, उसके चेहरे पे अलग तरीके का वो अपने ठीक से हंस नहीं पा रहा है, या एक तरफ फेस का एक हाफ उसका सुन्न पड़ रहा है, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसका ब्लड सर्कुलेशन उस बॉडी के पार्ट का इफेक्ट हो रहा है, और ब्रेन का वो पार्ट जो जिस साइड में इफेक्ट हो रहा है उसके ठीक अपोजिट साइड में हमारे बॉडी में उसकी वीकनेस स्टार्ट होने लगती है। तो अगर कोई आपके बॉडी में वीकनेस स्टार्ट हो रही है, आपकी आवाज लड़खड़ा रही है, आपकी मेमोरी पे कुछ इफेक्ट आ रहा है, ये स्ट्रोक्स के अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आपकी दवाइयां जो, अगर आप ऑलरेडी स्ट्रोक के पेशेंट हैं तो आपको कोविड का रिस्क ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको स्ट्रोक है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। जैसे मैंने बताया कि एक मेडिकल कंडीशन, कोई भी इलनेस होती है तो वो इलनेस के चलते कोविड-19 होने की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो अब दवाइयों में अगर स्पेसिफिक बात करें कि कौन कौन सी दवाइयां हैं जो वैस्कुलर एक्सीडेंट को बचाने में मदद करती हैं, तो एक है एस्पिरिन, जो खून पतला करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ज्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट जो पोस्ट हार्ट अटैक, हम फिर दवाई जब
इनिशियली एस्पिरिन अगर देते हैं तो फिर हम एस्पिरिन कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो खून को पतला करके रखती है और प्लेटलेट्स को कोगुलेट नहीं होने देती है और एग्रीगेशंस को बचाती है, क्लॉटिंग को बचाती है। तो एक तो एस्पिरिन दवा है जिससे हम वैस्कुलर एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं। दूसरी दवा जो इंपॉर्टेंट है वैस्कुलर एक्सीडेंट को बचाने के लिए वो है स्टैटिन। स्टैटिन दवा है, ये ग्रुप मेडिसिन होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो ये देखा गया है कि जब आपका कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू बहुत हाई रहता है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक की प्रॉब्लम के लिए और हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। तो हमें सुचारू रूप से देखना पड़ेगा कि जो हम दवाइयां ले रहे हैं वो हम समय से लें, सही मात्रा में लें। गलत मात्रा में दवा लेना या कभी दवा खाना कभी दवा ना खाना, ये आपका गलत डिसीजन हो सकता है। अपनी डॉक्टर से, जो भी आपके जिसके अंडर में आप हैं, उनसे सलाह लें। कोई भी सिम्टम्स अगर आपको स्टार्ट हो, जैसे प्रोफेसर रिचा मैम ने बताया कि बुखार आ रहा है, आपको शरीर में बदन टूट रहा है, टेस्ट बदल रहा है, जो एक कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में, अभी आज के समय में अगर बुखार आ रहा है तो हम कोविड-19 एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज सोचते हैं, क्योंकि अभी पेंडेमिक चल रहा है। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो आप अपने कोविड-19 का जांच करवाएं। और अब क्योंकि अब हमने सेकेंड वेव का डिक्लाइनिंग फेज है, हमारे केसेस कम हो रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है वैक्सीनेट। जितनी जल्दी हम वैक्सीन अपने जितने से ज्यादा पब्लिक को लगवाएंगे वो ज्यादा फायदा करेगी। और कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस जैसे हार्ट में एक हार्ट अटैक मैंने बोला, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे मायोकार्डाइटिस है हम बोलते हैं, अरिथमियाज हैं, ये सब भी कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं कोविड के। तो हमें देखना है कि मरीज को अपनी बीमारी के प्रति सजग रहना पड़ेगा, कि उसको अपनी दवाइयां समय पे लेना, अपनी जांच उस बीमारी के लिए समय समय पे कराना, और अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहना कि अगर उसको कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना। मुझे लगता है ये इतनी इंफॉर्मेशन एक सामान्य जन के लिए अगर है तो वो काफी अच्छे से चीजों को कर सकते हैं। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी हाई मोर्टेलिटी भी नहीं है। ये प्रॉब्लम कोविड-19, सीवियर कोविड-19 एक सबसेट है। ज्यादातर कोविड-19 माइल्ड होता है, कई तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, आपको सिम्टम्स भी नहीं होते, आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, लेकिन सीवियर कोविड एक गंभीर प्रॉब्लम है। सीवियर कोविड मतलब कि आपका ऑक्सीजन लेवल 90% से कम है। तो ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 90% से कम है, दैट इज कॉल्ड सीवियर कोविड। और वैसे केस उन्हीं कुछ लोगों में रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, जैसे मैंने बोला, कोई पेशेंट कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, जैसे उसको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, वो ऐसी दवाइयां ले रहा है जिसके चलते उसकी इम्यूनिटी और डाउन हो रही है, या उसको फेफड़े की कोई बीमारी है जिसके लिए ऑलरेडी वो प्रोन है निमोनिया के लिए, या पेशेंट जिसको HIV है, एड्स का पेशेंट है, तो मेल नरिश्ड पेशेंट्स हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हमारे हैं। तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि हमें आइडेंटिफाई करना कि वो रिस्क फैक्टर्स अगर मॉडिफाइबल है, मतलब अगर हम उसे बदल सकते हैं उसे बदलें। और जो चीज हमारे हाथों में नहीं है, उम्र तो हम नहीं बदल सकते, जाहिर सी बात है, जिसकी जो उम्र है वो रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि जो भी है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने अपने इस सेकेंड वेव में बहुत सारे ऐसे लोगों को गवाया है जिनकी उम्र कम थी, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स, कई ज्यादा उम्र के लोग भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो खाली उम्र ही नहीं फैक्टर है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। मुझे जो लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मोर्टेलिटी आजकल डिसाइड करता है, वो आप किस समय हॉस्पिटल में प्रेजेंट कर रहे हैं। जब कोविड-19 का समय केसेस बढ़ रहे थे तो माइल्ड कोविड, जाहिर सी बात है, उसको होम आइसोलेशन में ही रहना चाहिए। लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर कोविड है, जहां पे ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन नहीं हो रहा है और वो 94 से नीचे जा रहा है, तो वैसे केस पे घर पे रह के समय वेस्ट करना वो उचित सलाह नहीं है। और अब तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग काफी इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोविड-19 से। तो वैक्सीनेशन यही प्रिवेंट करेगा आगे की प्रॉब्लम को। तो मैं अगर बस
मैं अपनी बातों को अब यहाँ पे विराम देता हूँ। अगर कुछ और किसी को सवाल हम लोग सर अभी लेने हैं कि बाद में लेंगे? Just after finishing the session. ओके, तो थैंक यू सर, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस टॉक। Thank you so much, sir. Your lecture was amazing as always, and the way you deliver it is always exceptionally good.